हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11th ऑफ क्लास 11th। देखिए बेटा, अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चारों आपके थियोरेटिकल टॉपिक थे, जहां पर आपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझा। हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या होते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के कितने बेस होते हैं, कैश बेसिस सिस्टम और एक्रूअल बेसिस सिस्टम। ये दोनों पॉइंट्स पढ़े और इन दोनों में डिस्टिंग्विश हमने समझा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11th का फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है। देखो, अभी तक आप अकाउंट से थोड़ा सा हो सकता है बोर हो गए हो, क्योंकि आपने अकाउंट्स को लगातार थियोरेटिकल वे में पढ़ा। बट आज से आपका इंतजार खत्म और आज से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट। आज से जो चैप्टर स्टार्ट होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि अब तक हमने जो पढ़ा उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक्स की तरफ आते हैं और आज के जो चैप्टर नंबर 5 का नाम है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? अगर हम ध्यान से समझें तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथ्स का एक्सप्रेशन है विच शोज दैट assets of the firm is equal to sum of liabilities and capital। देखो, दोबारा से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन shows that assets of firm is equal to sum of liabilities and capital। देखो, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला आपको कि फर्म के पास जितने भी असेट्स है डेट विल बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल होंगे? वो इक्वल होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये पॉइंट हमने वैसे पढ़ा है। हमने कहां पढ़ा था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था, जब हम डुअल एस्पेक्ट पढ़ रहे थे कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज द 2 एस्पेक्ट्स। उसी के बेस पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या शो कर रही है आपको? अकाउंटिंग इक्वेशन शो कर रही है कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं उसका टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। देखो, सबसे पहले समझो एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मीनिंग आपने समझा था, क्या समझा था? प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स, प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स which have money value, जिसकी अपनी मनी वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर? इसमें हमने एग्जांपल्स क्या पढ़े थे? हमने एग्जांपल्स इसके पढ़े थे। अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें हमने पढ़ा था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है ना? और उसके अलावा क्या पढ़ा था? मोटर व्हीकल्स, फिर डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, उसके अलावा एक्रूड इनकम,
और आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि एसेट्स हम किसे कहते हैं। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स, कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी अपनी कोई मनी वैल्यू होती है बिजनेस में, जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स के वेरियस एग्जांपल्स हमने समझ लिए कि कैश इन हैंड हो गया, ठीक है, कैश एट बैंक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गया, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब क्या था? लायबिलिटीज का मतलब था अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स। जो हम आउटसाइडर्स को अमाउंट पे करते हैं, दैट इज नॉन एज द लायबिलिटीज। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के एग्जांपल्स देखते हैं। लायबिलिटीज के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके अलावा एडवांस इनकम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप डिबेंचर्स कह सकते हो, बैंक लोन कह सकते हो, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कुल मिलाकर वो सारा अमाउंट जो हमें आउटसाइडर्स को पे करना है, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। क्लियर? और तीसरा मीनिंग आपके लिए क्या था? तीसरा वर्ड था कैपिटल। अब कैपिटल का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। अमाउंट जो भी ओनर ने इन्वेस्ट किया हो बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में हो सकती है, और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, और इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है। क्लियर? तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या समझाती है? अकाउंटिंग इक्वेशन समझाती है कि बिजनेस के पास जितना भी बिजनेस में ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितना भी ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, प्लस जितना भी अमाउंट हमें आउटसाइडर्स को पे करना है, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज, इसके बराबर इसका जो टोटल होगा वो फर्म के एसेट्स होंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहती है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी लीगल राइट्स, जितने भी कैश की फॉर्म, जो भी कैश है या कैश में जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका जो टोटल है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। क्लियर? ये हल्का सा मीनिंग समझ में आया। अब इसको आगे समझते हैं कि क्या मीनिंग होता है। देखो, अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, तो आपको ध्यान से समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, किसके बेस पे डिपेंड करती है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज द टू एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड and other is recorded on credit side। हमने पढ़ा था ना ये पॉइंट कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज द टू एस्पेक्ट्स। इसे ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं।
हमने क्या पढ़ा था कि हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर एंट्रीज के आपके दो एस्पेक्ट्स हो गए। जैसे देखो, अगर आप ध्यान से समझो, ओनर इन्वेस्टेड द मनी इन द बिजनेस। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स क्या है? वन, एक तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश का मतलब क्या हो गया? एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल किसने इन्वेस्ट करी है? ओनर ने इन्वेस्ट करी है। तो आप एक साइड देखो, आपके इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप देखिए, जब ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका कैश प्लस हो गया और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी प्लस हो गई। अगर एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर गुड्स परचेज फॉर कैश है, गुड्स परचेज फॉर कैश है, तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। आपका स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ आपका कैश जो है वो रिड्यूस हो रहा है। यानी वन एसेट्स इंक्रीज वेयर एज अदर एसेट्स डिक्रीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? या तो अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो दोबारा से मैं समझा रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमने ये पढ़ा। अब एवरी ट्रांजेक्शन, जो आपका ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, वो या तो दोनों साइड इंक्रीज करेगा, एसेट्स को भी इंक्रीज करेगा और लायबिलिटीज या कैपिटल में से भी इंक्रीज करेगा, या हो सकता है दोनों ही साइड को डिक्रीज करे या एक ही साइड में इंक्रीज और डिक्रीज भी हो। सर ये पॉइंट अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, आपने क्या कहा ये समझ में नहीं आया, इसको छोड़ो। अच्छा, इससे पहले वाला कंसेप्ट क्लियर है कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं उसका टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी हर हालत में, इन ऑल केसेस ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होगी। किसी भी हालत में इक्वेशन ब्रेक नहीं हो सकती। अगर आपकी ये इक्वेशन ब्रेक कर रही है, अगर एसेट्स इज नॉट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं आपने गलती करी होगी। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा एसेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर? कंफर्म? इसको समझते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शंस का अफेक्ट आएगा और कैसे हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। इन सारी चीजों को समझते हैं एक एक करके। उससे पहले हमने ये पढ़ लिया। देखो, ये मैं हमेशा नोट्स को क्लियर फॉर्म में इसलिए भी लिख देता हूँ कि यार मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो, तो मैं इसलिए हमेशा एक बार पीपीटी फॉर्म में आपको प्रॉपर नोट्स भी दे देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिए। आपने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच शोज दैट एसेट्स ऑफ द फर्म इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये पढ़ा आपने। फिर आपने ये भी पढ़ा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट पे होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रू इन ऑल केस। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हर केसेस में ट्रू होगी। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि अ ट्रांजैक्शन में अफेक्ट आइदर ऑन बोथ साइड बाय सेम अमाउंट, ठीक है, और वन साइड बाय बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट। ये वाला कंसेप्ट हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, पर इस वीडियो के लास्ट तक, इस क्लास के लास्ट तक मेरा दावा है आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो प्लीज आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब हमने जो पढ़ा उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके केसेस देखेंगे कि क्या डिफरेंट केसेस होते हैं। देखो, जैसे मान के चलो पहला पॉइंट लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस हमने स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया? 1 लाख रुपीज से। अब देखो, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका अफेक्ट क्या आएगा। देखो, हम यहां पे लिखते हैं, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेट नहीं बना रहा अभी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं कि देखिए एसेट्स और इधर आपकी क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
2-3 ट्रांजेक्शन समझाऊंगा बस। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1 लाख रुपीज, तो इससे क्या इफेक्ट आया बिजनेस में? सबसे पहले आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, और ये अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है 1 लाख से। देखो इस ट्रांजैक्शन ने क्या करा, आपके दोनों साइड को, आपके एसेट साइड को और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों साइड को 1 लाख से इंक्रीज कर दिया। एक और पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मान के चलिए परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अगर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि हमने गुड्स परचेज करी है कैश में 20,000 रुपीज से, अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। अगर हमने गुड्स परचेज करी तो इससे क्या हुआ, हमारा कैश रिड्यूस हो गया। पहला पॉइंट समझो ना, कैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और साथ ही साथ आपका स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया, 20,000। अगर आप अब इक्वेशंस को मैच करो, अगर आप इक्वेशंस को मैच करो तो अब इक्वेशन में आपका कैश कितना हो गया, 80,000 प्लस स्टॉक कितना हो गया, 20,000। आपकी लायबिलिटीज कितनी है, 0, और ये कितना है, 1 लाख। ठीक है, तो आप देखो आपका एसेट्स, अब इस वाले सेकंड ट्रांजैक्शन में अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्रांजैक्शन ने इक्वेशन की सिर्फ एक ही साइड इंक्रीज और डिक्रीज करके अफेक्ट लाया है। ठीक है ना, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको समझा रहा था कि एक ट्रांजैक्शन या तो दोनों तरफ अफेक्ट ला सकता है, दोनों तरफ इंक्रीज कर सकता है या दोनों तरफ डिक्रीज कर सकता है, या एक ही साइड इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है, बट डुअल एस्पेक्ट जरूर होगा। ठीक है, अगर एक और पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए एक और पॉइंट लेते हैं, उसने बोला गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करी है 50,000 रुपीज की। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने लिया गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, देखो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर आपने 50,000 की गुड्स परचेज करी है तो सबसे पहले स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से। अब क्या आपने कैश पेमेंट करी, नहीं करी, सबसे पहले कैश। जब गुड्स परचेज करते हैं तो इसका मतलब फर्म की लायबिलिटीज, अगर गुड्स हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो इसका मतलब हमारी फर्म की लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। और लायबिलिटीज कौन सी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर्स के नाम से इंक्रीज हो रही है आपकी लायबिलिटीज, दैट इज आल्सो इक्वल टू 50,000 रुपीज। अब देखो, अब दोबारा से अगर आप इक्वेशंस को मैच करोगे, दोबारा से इक्वेशंस को मैच करोगे तो 80,000 प्लस 1 लाख दिस इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा 50,000 प्लस 1 लाख। समझ में आया? अब इस साइड का टोटल कितना हो गया, इस साइड का अगर आप टोटल देखोगे तो इस साइड का टोटल हो गया 1,50,000। अगर आप इस साइड का टोटल देखोगे, इस साइड का टोटल कितना हो गया, इस साइड का टोटल भी हो गया 1,50,000, है ना। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन आपकी हमेशा ट्रू होगी। अब 2 मिनट में रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि फर्म के एसेट्स हमेशा इक्वल होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी जितना भी पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया प्लस जितना भी पैसा हमें आउटसाइडर्स को पे करना है, उन दोनों के टोटल के बराबर फर्म के पास एसेट्स होने चाहिए। क्लियर। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा डुअल एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी हर ट्रांजैक्शंस के कम से कम 2 अफेक्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, एक चीज इंक्रीज हो रही होगी, दूसरी चीज डिक्रीज हो रही होगी, या दोनों चीज इंक्रीज हो रही होगी, 2 चीजें डिक्रीज हो रही होगी। अब हम समझते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा मीनिंग तो क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स
विच हैव द मनी वैल्यू। लाइबिलिटीज का मतलब हमने क्या पढ़ा, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स। कैपिटल का मतलब हमने क्या पढ़ा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। अब याद रखिए, जब हमने अपनी बेसिक टर्म्स पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कैपिटल जो होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर होता है। अगर हमने कोई ड्राइंग्स करी है तो इट रिड्यूसेस आवर कैपिटल, ये हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। साथ ही साथ अगर हमें कोई प्रॉफिट या रिवेन्यू होती है, प्रॉफिट या रिवेन्यू हमारी कैपिटल को क्या करता है, बेसिकली इंक्रीज कर देता है। और लॉस या एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, जब पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स का मतलब ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ऑनर। ठीक है, प्रॉफिट आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है और लॉस या एक्सपेंस जो है आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। क्लियर, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। देखो, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है। अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करोगे तो आपको 100% प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले अपने कंसेप्ट्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करो। कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो क्वेश्चंस तो चुटकियों में होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये चैप्टर हम आज ही खत्म करेंगे, प्रॉपर कंसेप्चुअल एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके लिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट थोड़ा सा पेशेंस बनाना, क्योंकि अगर आपकी को आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो उसके बाद क्वेश्चंस करना तो चुटकियों का काम रह जाएगा। फिर तो हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने और कुछ नहीं करना। तो प्लीज क्लास ध्यान से समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, चलो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ हमने ट्रांजैक्शंस करके भी देख लिए, हमें क्लियर भी होने स्टार्ट हो गए। अब हम डिफरेंट केसेस लेते हैं, हम देखते हैं उस ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखो, अब जो पॉइंट्स करवा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे तो आप सिर्फ क्वेश्चंस करोगे तो आपको मैं यही समझाऊंगा, देखो इसका लॉजिक हम पढ़ चुके हैं, बट आज लॉजिक समझा रहा हूं कि उस ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट कैसे पड़ता है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर, सबसे पहला इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखो, अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश में, तो अगर ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब एक तो हमारे पास कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है ना बिजनेस के पास, और दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्या है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। अब कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो नोट्स बनाते हुए जाना, हम ध्यान से देखें तो हमारे जो एसेट्स है, एसेट्स में हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और इधर आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, तो इसका मतलब बिजनेस के पास कैश आया 1 लाख, और ऑनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और कैपिटल भी आपकी 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, यहीं पे मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूं आपका। अगर लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, गुड्स ₹50,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। देखो, आपने कैपिटल की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो कैपिटल की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था, आपने वहां पे पढ़ा था कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस इज नॉन एज द कैपिटल। वहां पे एक पॉइंट और पढ़ा था कि कैपिटल जो होती है, कैपिटल मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। कैपिटल हो सकता है कैश की फॉर्म में लाए, गुड्स की फॉर्म में लाए या एसेट्स की फॉर्म में लाए,
बट इनका जो टोटल मनी वैल्यू होती है डेट इज नॉन एज द कैपिटल, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो भी हमारी टोटल मनी वैल्यू होगी उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपनी इक्वेशंस को ध्यान से देखें, हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैं फिर बता रहा हूं, इसके बाद चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, चैप्टर में कुछ भी पॉइंट टफ नहीं होगा। यहाँ पे बिजनेस के पास सबसे पहले कैश इंक्रीज हो रहा है 1 लाख रुपीज। कैश कितना इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, क्योंकि वो 1 लाख कैश लाया। साथ ही साथ वो गुड्स लाया। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब है स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के पास। स्टॉक हमने क्या पढ़ा था, स्टॉक मींस जो अमाउंट, वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 50,000 रुपीज से। साथ ही साथ फर्नीचर, फर्नीचर भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है। तो फर्नीचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है 20,000 रुपीज से। और इन तीनों की जो मनी वैल्यू है डेट इज नॉन एज द कैपिटल, उसे हम कैपिटल कहते हैं। इन तीनों चीजों की जो मनी वैल्यू है उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्लियर? तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि कैपिटल जो है इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। ये कैश की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है और एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है। अब देखो ना, आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, ये आपके एसेट साइड इंक्रीज हो रही है और उतने ही अमाउंट से आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? नोट करते हुए जाइए और समझते हुए जाइए। इसके बाद आपको ज्यादा चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल है ही नहीं, इसी से आपको धीरे धीरे अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अफेक्ट समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपकी जर्नल एंट्रीज में आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर हमने गुड्स परचेज करी है कैश में तो देखो क्या इफेक्ट आएगा। एक तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ कैश हमारा क्या होगा, रिड्यूस। क्योंकि अगर हमने गुड्स परचेज करी है कैश में तो स्टॉक तो इंक्रीज है, स्टॉक तो आ रहा है बिजनेस के अंदर, पर बिजनेस से जा क्या रहा है, बिजनेस से जा रहा है कैश। और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या होती है, दोनों ही हमारे लिए एसेट्स होती है। तो अगर हम इनका इंपैक्ट देखें तो इनका इंपैक्ट कहां पे आएगा, आपका एसेट साइड में ही आएगा। आपका स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपका कैश क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। एक ट्रांजैक्शन एक एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है और दूसरे एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है। लायबिलिटीज और कैपिटल पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब की बार हमने गुड्स परचेज करी, गुड्स परचेज कराए तो नेचुरल है स्टॉक इंक्रीज होगा, ये तो कंफर्म है, स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा। पर इसके लिए हमने कोई कैश पेमेंट नहीं करी है। कैश पेमेंट विल टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आएगी। अब जिससे बिजनेस गुड्स खरीदता है या जो भी पर्सन बिजनेस में गुड्स सप्लाई करता है ऑन क्रेडिट, तो उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स, ठीक है, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज, ठीक है ना। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज। तो अब इसका इंपैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, एसेट साइड, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज। आपका जो स्टॉक है, आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो क्लियर है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बट हमने अभी इसकी पेमेंट नहीं करी तो हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, परचेज्ड एसेट्स फॉर कैश। अब हमने एसेट्स कैश में खरीदा, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं फर्नीचर।
एसेट्स तो कोई भी हो सकता है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई सा भी एसेट्स खरीदा। अब हमारा अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ कैश पेमेंट पे खरीदा है तो कैश क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दोनों आपके लिए है क्या, दोनों आपके लिए एसेट्स है, दोनों आपके लिए एसेट्स है। तो इसका इम्पैक्ट भी आप ध्यान से देखिए, आपका फर्नीचर एसेट्स वाली साइड में आपका फर्नीचर प्लस हो जाएगा और साथ ही साथ आपका कैश भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पिछले वाले पॉइंट में क्या था, आपका एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा था और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही थी, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा था, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही थी। आप देखो इनके इम्पैक्ट्स को भी समझना, या तो आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो आपके एसेट्स को इंक्रीज करता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है, एसेट्स को इंक्रीज करता है, लाइबिलिटीज को इंक्रीज करता है, या एक एसेट्स इंक्रीज होता है, दूसरा एसेट्स डिक्रीज होता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान से समझिए। हो सकता है आपकी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आए, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार और क्लास को दोबारा से रिवाइज करिएगा, दोबारा से देखिएगा, आपको एक एक करके सारी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ओपन अ बैंक अकाउंट। अब खुद देखो, आप बैंक अकाउंट अगर ओपन कर रहे हो तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर आपने बैंक में जाकर एक अकाउंट खुलवाया अपनी फर्म के लिए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका सबसे पहला इंपैक्ट होगा जो आपका कैश इन हैंड है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? आपके वैलेट से पैसे निकले और कहां पे जमा हो गए, बैंक में जमा हो गए, और बैंक जो है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझो ना, ओपन अ बैंक अकाउंट, अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपके वैलेट से पैसे, आपके जेब में से पैसे निकल के कहां पे जमा हो गए, बैंक में जमा हो गए। बट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हमारे लिए क्या होते हैं, दोनों हमारे लिए होते हैं एसेट्स। दोनों क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। अब एसेट्स है तो क्या मीनिंग हुआ, अगर हम इसका इंपैक्ट देखें तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में अब भी जो इंपैक्ट आ रहा है वो सिर्फ एसेट साइड आ रहा है कि आपका जो कैश है वो माइनस हो जाएगा, प्लस एक नया एसेट्स आपका बैंक अकाउंट वो आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म? अगर आपने ओपन अ बैंक अकाउंट या डिपॉजिट कैश इनटू बैंक किया तो आपका जो कैश है वो रिड्यूस हो रहा है और बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। आपने खर्चों को कैश में पे किया। अगर आपने खर्चों को कैश में पे किया, सबसे पहले आपका कैश रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है, जो आपके लिए क्या था, एसेट्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि अगर हमारे को कोई प्रॉफिट होता है तो वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट हो या इनकम हो वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। बट अगर एक्सपेंसेस होते हैं या लॉस होते हैं तो वो आपकी कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो एक्सपेंसेस पेड इन कैश अगर लिखा है तो सबसे पहला इंपैक्ट आपके पास से कैश कम। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, एक्सपेंस हुआ तो आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अब इसका इंपैक्ट देखो, इसका इंपैक्ट कहां कहां आ रहा है। आपका पहला इंपैक्ट आ रहा है एसेट्स पे। एसेट्स में से कैश जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, और दूसरा इंपैक्ट आ रहा है आपका कैपिटल पे, वो भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। अब क्या हो रहा है, आपका एसेट्स भी रिड्यूस हो रहा है और आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो रही है। क्लियर? कंफर्म? फिर आता है इनकम रिसीव्ड इन कैश। अब ये पिछले वाले पॉइंट का क्या है, रिवर्स हो गया। अगर आपने कोई इनकम कैश में रिसीव्ड करी है तो नेचुरल आपका कैश प्लस हो रहा है। कैश का मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और इनकम जो है बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इनकम आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट की वजह से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्रॉफिट
प्रॉफिट की वजह से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अगर अब आप इंपैक्ट देखो तो आपका इंपैक्ट क्या है, असेट्स में आपका कैश प्लस, क्योंकि आपने पैसा रिसीव्ड किया है और साथ ही साथ बिजनेस के लिए प्रॉफिट की फिगर है तो कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। क्लियर, कंफर्म, यही चीज हमने यहां पे देखी थी। अगर हमने खर्चा किया है तो कैश तो माइनस होगा, साथ ही साथ हमारे एक्सपेंसेस की वजह से हमारी कैपिटल भी माइनस होगी। यहां पे क्या है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन में कहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड फॉर कैश ₹60,000। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 50,000 की गुड्स को हमने 60,000 रुपए में कैश में बेचा। अब आप खुद देखो 50,000 की गुड्स थी तो इसका मतलब जो आपका स्टॉक है वो कितने से माइनस हो रहा है, 50,000 से। ठीक है ना, स्टॉक कितने से माइनस हो रहा है, 50,000 रुपए से। अगर आप कैश देखो तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैश में बेची है तो कैश कितने से इंक्रीज हो रहा है, 60,000 रुपए से। क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स आपके कहां पे आएंगे, एसेट साइड। समझ रहे हो, अगर आपने 50,000 की गुड्स 60,000 रुपए में बेची तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या है, आपके 50,000 का स्टॉक माइनस। ठीक है, दूसरा क्या है, 60,000 रुपए आपके पास कैश आ गए। अब अगर 50,000 की गुड्स को 60,000 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए का। और ये 10,000 रुपए आप कहां पे ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है ना, प्रॉफिट कहां पे ऐड होता है, कैपिटल में। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसके इंपैक्ट्स को समझो, तो एसेट्स में क्या हुआ, एसेट्स में सबसे पहले हमने स्टॉक को माइनस करा, कितने से माइनस करा, 50,000 रुपए से, प्लस हमने कैश को प्लस किया 60,000 रुपए से, और साथ ही साथ जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल आपने 10,000 रुपए आपकी कैपिटल इंक्रीज। अब देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड -50 प्लस 60, कुल मिला के +10 ही तो हुआ, प्लस 10,000, और आपकी कैपिटल भी 10,000 से इंक्रीज होगी। तो आप यहां पे क्या करोगे, आप जब एसेट साइड एंट्री करोगे, तो एसेट्स में आप स्टॉक में से माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कैश में ऐड कर दोगे सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, कितने में बेचे। ठीक है ना, सबसे पहले स्टॉक में से माइनस करो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कैश में ऐड करो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। अब कैपिटल पे दूसरा इंपैक्ट कहां आएगा आपका, दूसरा इंपैक्ट आएगा आपका कैपिटल पे। कैपिटल पे क्या करना है सर, कैपिटल पे अब आपको समझ में आ रहा है। कैपिटल में अगर देखो इस ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। बाय चांस लॉस हो रहा है तो लॉस को आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे। रीजन क्या है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो फर्म को क्या होगा, अगर आपने 60,000 की गुड्स को 50,000 में बेचा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, लॉस माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो, स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस को माइनस, कैश जो है आप सेलिंग प्राइस ऐड। अब कंपैरिजन करिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।
अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड, लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस, काम खत्म। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देखो ये फिर वही सिंपल सा पॉइंट आ गया, बस यहां और पिछले ट्रांजैक्शन में क्या है, पिछले ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स कैश में बेची थी, जबकि इस ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है। अब क्रेडिट पे जो भी बिजनेस जिस भी पर्सन को उधार सामान बेचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेटर्स। पढ़ा था ना? देखो अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने टर्मिनोलॉजीज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी थी, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज के बेस पे ही आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी क्लासिफिकेशन, समराइजिंग की सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज तो मालूम होनी चाहिए आपको। अब अगर हम यहां पे भी पॉइंट बनाए अपना, उसी तरह का पॉइंट बनाए कि गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 sold for ₹25,000 on credit। गुड्स 20,000 रुपए की गुड्स को हमने 25,000 रुपए में क्रेडिट पे बेचा। अब इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है सर? इसका इंपैक्ट समझ लो, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। सबसे पहले आपका स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो रहा है। कितने से रिड्यूस हो रहा है? 20,000 से रिड्यूस हो रहा है। दूसरा आपका इंपैक्ट क्या है? आपका जो डेटर है वो इंक्रीज हो रहा है 25,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि आपकी बार कैश नहीं आया, आपकी बार आपके पास क्या आया? डेटर। और डेटर भी क्या होता है? असेट्स होता है। मतलब ये पेमेंट आपको कुछ टाइम के बाद पे करेगा। क्लियर? अब यहां पे फर्म को इस ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 रुपए। और 5,000 रुपए आप कहां पे कर दोगे? ऐड टू कैपिटल। ऐड टू कैपिटल। क्लियर? तो उसी तरीके से जब आप एंट्रीज कर रहे होगे तो आप अपने असेट साइड में सबसे पहले स्टॉक में से माइनस करोगे। कितना? 20,000 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या माइनस करोगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है? प्लस डेटर्स। क्यों? क्योंकि आपने उधार बेचा है। कितने में बेचा है? 25,000 रुपए में। ठीक है? प्लस करोगे सेलिंग प्राइस। प्लस क्या करोगे? सेलिंग प्राइस। और आपका कैपिटल में 5,000 रुपए प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, यानी प्लस कर दोगे प्रॉफिट और माइनस कर दोगे लॉस। प्लस क्या करोगे? प्रॉफिट और माइनस क्या करोगे? लॉस। क्लियर? कंफर्म? तो देखो ये ट्रांजैक्शंस अगर आपको समझ में आ जाए, आपको इंपैक्ट समझ में आ जाए, तो फिर तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ प्लस माइनस करने वाली बात है ना। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? बच्चे सोचते हैं सर फॉर्मेट तो बता नहीं रहे। फॉर्मेट भी बताऊंगा, पहले रूल समझो। फॉर्मेट में है क्या? फॉर्मेट तो 2 मिनट का काम है। फॉर्मेट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले हमें ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट समझ में आने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पेड कैश टू क्रेडिटर्स। अगर हमने क्रेडिटर्स को कैश पे किया तो सबसे पहले क्या कम हो रहा है बेटा? हमारे पास कैश कम हो रहा है। कैश हमारे लिए क्या है? असेट्स। ठीक है? और दूसरा हमारे क्रेडिटर्स का अमाउंट भी तो कम हो रहा है, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। पेड कैश टू क्रेडिटर्स। सबसे पहले बिजनेस में से कैश गया, कितना? जो भी अमाउंट हमने पे किया। साथ ही साथ बिजनेस का कर्जा भी तो कम हो गया, और बिजनेस का कर्जा कम होने का मतलब क्या है? बिजनेस की लायबिलिटीज कम होना। बिजनेस की लायबिलिटीज, और कौन सी लायबिलिटीज? क्रेडिटर। क्यों? उससे हमने उधार सामान खरीदा था, तब हमारे बिजनेस के ऊपर कर्जा बढ़ गया था। अब हमने उसको पेमेंट कर दी तो हमारा कर्जा कम हो गया। तो अब अगर हम इसका इंपैक्ट देखें तो इसका इंपैक्ट तो सर बहुत आसान है। क्या है? सबसे पहले आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ
आपकी लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में कौन सा अमाउंट, क्रेडिटर का, आपकी लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया, एक एसेट्स कम, दूसरी लायबिलिटीज कम। क्लियर, अब देखो धीरे, सिर्फ अभी मैंने 9-10 ट्रांजेक्शन्स करवाई हैं, उसमें ही आपको धीरे धीरे लॉजिक समझ में आने स्टार्ट हो गए। मुझे पता है क्लास लंबी जा रही है, बट आज लंबी जाने दो, आज ये चैप्टर ध्यान से पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अब देखो समझो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स का मतलब क्या है, कैश आपका प्लस हो रहा है, कैश प्लस, कैश का मतलब क्या होता है, आपका असेट्स प्लस हो रहा है, बट डेटर भी तो असेट्स था, अब ये भी आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है कैश के। देखो बहुत आसान सी बात है, जब हमने गुड्स बेची थी तो उस टाइम में हमारे पास डेटर इंक्रीज हो गया था, यानी एक असेट्स इंक्रीज हो गया था। अब उससे हमने कैश रिसीव किया तो हमारा डेटर तो रिड्यूस हो गया, साथ ही साथ हमारा कैश क्या है, बढ़ गया। तो आप बिजनेस में जब अगर इसको फॉलो करोगे तो बिजनेस में क्या होगा, आपका इम्पैक्ट, आपके जो असेट्स है उसमें आपका कैश भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपका डेटर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ड्रॉइंग्स मेड इन कैश, देखो फिर दो इंपैक्ट समझो, ड्रॉइंग्स मेड इन कैश। तो सबसे पहले तो मैंने अगर कैश, ड्रॉइंग्स होती क्या है, जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉ करता है। अब कैश विड्रॉ किया तो सबसे पहले इंपैक्ट क्या आया जी, कैश जो है आपका असेट्स वो रिड्यूस हो गया। दूसरा इंपैक्ट क्या आया, आपकी ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स कितनी है, ड्रॉइंग्स कहां से रिड्यूस करते हैं, ड्रॉइंग्स हम रिड्यूस करते हैं डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। कहां से रिड्यूस करते हैं, कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। ड्रॉइंग्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से रिड्यूस होती है, तो यहां पे आपका इंपैक्ट क्या आएगा, आपका असेट्स कैश माइनस, और साथ ही साथ आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल भी माइनस। क्लियर, कैश माइनस, कैपिटल माइनस। क्यों, हमने पढ़ा था ड्राइंग्स में, हमने पढ़ा था ड्राइंग्स मींस अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। इट रिड्यूसेस द कैपिटल, वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो कैश विड्रॉ करा तो कैश रिड्यूस हो गया, साथ ही साथ ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए कैपिटल में से माइनस। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स मेड इन गुड्स, आपकी बार ऑनर ने कैश विड्रॉ नहीं किया, कुछ सामान विड्रॉ करा है, कुछ सामान विड्रॉ किया है। अगर कुछ सामान विड्रॉ किया है तो इसका मतलब स्टॉक माइनस, स्टॉक माइनस, स्टॉक आपके लिए क्या है जी, असेट्स है, और साथ ही साथ ड्राइंग्स हुई है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स जो है डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो आपका पॉइंट क्या आएगा, आपका पॉइंट आएगा असेट्स में से आपकी बार कैश ना माइनस होके क्या माइनस हो जाएगा, स्टॉक माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। क्लियर, कंफर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये पॉइंट समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब हुआ, यानी जो हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज द इंटरनल लायबिलिटीज, कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज है। तो इसका मतलब, और बिजनेस और ऑनर दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, ऑनर ने बिजनेस को कर्जा दिया तो बिजनेस की क्या ड्यूटी है कि वो ऑनर को इंटरेस्ट दे, वो ऑनर को क्या दे, इंटरेस्ट दे। अब ऑनर को इंटरेस्ट कभी भी कैश फॉर्म में नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑनर को कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता, वो इंटरेस्ट ऑनर की कैपिटल में इंक्रीज कर दिया जाता। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस एक किस्म से ऑनर से कर्जा ले रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कह सकते हो आप, एक्सपेंस फॉर बिजनेस।
बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से ही डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ ऑनर, ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ ऑनर, ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कभी भी हम ऑनर को कैश की फॉर्म में नहीं देते, उसकी कैपिटल जो उसका पहले 1 लाख अमाउंट था और 10% इंटरेस्ट देना है 10,000 पे, हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे अब अफेक्ट क्या आएगा आपका, आपका अफेक्ट आएगा कैपिटल में ही माइनस होगा, क्यों, एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर फर्म, इसलिए हमने कैपिटल में ही माइनस किया और कैपिटल में ही हमने प्लस कर दिया, क्योंकि इंक्रीज ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, क्लियर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर ऑनर ने बिजनेस से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया, कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया, तो ये ऑनर की ड्यूटी है कि वो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है फर्म के लिए क्या है, इनकम, इनकम फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, अगर बिजनेस के लिए इनकम है तो इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है तो बिजनेस की जो ड्राइंग्स है वो इंक्रीज कर दी जाती है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल में से डिडक्ट भी कर देते हैं, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो आपकी जो एंट्री होगी, आपकी एंट्री कैपिटल साइड में, कैपिटल साइड में आप सबसे पहले इसको प्लस करोगे, क्यों प्लस करोगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए इनकम है, और साथ ही साथ माइनस कर दोगे क्योंकि डिक्रीज द कैपिटल, कैपिटल क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि जिस तरह से हम कैपिटल को इंक्रीज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम ड्राइंग्स को इंक्रीज करते हैं, और ड्राइंग्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, कैपिटल को रिड्यूस करना, क्लियर। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, अब बैंक से जब भी लोन लोगे तो बैंक लोन यानी आपकी जो लायबिलिटीज है, बैंक लोन आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, ये अमाउंट हमेशा बैंक में डिपॉजिट होता है, कहां पे डिपॉजिट होता है, बैंक में। कभी भी बैंक लोन देगा तो वो आपका एक अकाउंट ओपन करेगा और आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देगा, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है आपके लिए, आपकी एसेट साइड, आपका बैंक जो है वो प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटीज साइड, आपका बैंक लोन, लायबिलिटीज साइड आपका जो बैंक लोन है वो भी प्लस हो जाएगा, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है कि जब भी बैंक से लोन लेंगे तो आपकी लायबिलिटीज साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, आपने जो लोन लिया था उसके ऊपर आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस है तो आप सीधी सी बात है कहां से रिड्यूस करोगे, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। याद रखिए, आप जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी कोई लायबिलिटीज कम नहीं हो रही। कई बार बच्चे सोचते हैं सर लायबिलिटीज कम हो रही है, नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है, कर्जा, सॉरी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा,
ठीक है, आपका खर्चा बढ़ रहा है। अब जब खर्चा बढ़ रहा है तो आपको कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपका डिडक्ट फ्रॉम बैंक में से आप माइनस करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, असेट्स में आपका बैंक माइनस और साथ ही साथ कैपिटल भी माइनस। क्लियर, कंफर्म। थोड़े से ही पॉइंट रह गए, बस थोड़ी सी हिम्मत और बनाए रखो। रीपेमेंट ऑफ लोन, जो आपने लोन लिया था आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो जब भी आप रीपेमेंट कर रहे हो तो डिक्रीज द लायबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, अब आपका कर्जा कम हो रहा है। अगर आप अपने लोन को वापस कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, तो डिक्रीज द लायबिलिटीज और साथ ही साथ डिक्रीज बैंक अकाउंट, क्योंकि आप हमेशा बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट करते हो। तो आपका इम्पैक्ट भी बहुत सिंपल है। आपका इम्पैक्ट क्या है, आपका जो असेट्स है, असेट्स में आपका बैंक माइनस और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटीज में आपका बैंक लोन जो था, बैंक लोन भी माइनस। क्लियर, कंफर्म। अब जो अगली 4 टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जब मैंने बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी तब भी आपको समझाया था कि ये 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 टर्म्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करती है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट क्या कहता था आपका, एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट कहता था कि ट्रांजैक्शंस को आप जब ही रिकॉर्ड करोगे जब वो होते हैं, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं। इसके लिए हमें आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, इन सब की एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहले मीनिंग समझो, क्या मीनिंग था, वो खर्चे जो ड्यू हो गए, ड्यू बट नॉट पेड इन कैश। देखो सबसे पहले ड्यू बट नॉट पेड इन कैश, ड्यू हो गए पर पे नहीं हुए। अब ड्यू हो गए तो इसका मतलब आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, ड्यू हो गए यानी खर्चा तो है बिजनेस के लिए, बट अभी आपने पे नहीं किया तो इट इज ए करंट लायबिलिटीज फॉर अस। हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटीज फॉर बिजनेस। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या आएगा आपका, इसका इंपैक्ट आएगा आपका, ध्यान से समझिएगा, आपका खर्चा ड्यू हो गया। अगर खर्चा ड्यू हो गया तो आप कैपिटल में से माइनस करोगे। अगर आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया, इसका मतलब वो एक्सपेंस है, उसको रिकॉर्ड करना है। अब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, आपका जो लायबिलिटीज है, आपका जो कर्जा है वो बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई। मीनिंग ध्यान से समझिए, ड्यू बट नॉट पेड इन कैश, वो खर्चा जो ड्यू हो गया पर अभी तक हमने उसको पे नहीं किया तो कैश में तो आएगा ही नहीं। अब ड्यू हो गया, कैपिटल में से माइनस और साथ ही साथ लायबिलिटीज में से भी आप एक्सपेंसेस, आपके जो लायबिलिटीज है वो आप बढ़ा दोगे क्योंकि अभी आपने वो पे नहीं किया। क्लियर। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड हमने क्या पढ़ा था, प्रीपेड का मतलब है नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। अब देखो मीनिंग आपको खुद समझ में आना है, नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, और ये हमारे लिए क्या होता है, करंट असेट्स। लॉजिक को ध्यान से समझो, अगर नॉट ड्यू नहीं हुआ तो आप उसको खर्चा नहीं मानोगे। जब खर्चा नहीं मानोगे तो कैपिटल पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा।
कैपिटल पे इसका कोई भी इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा? लॉजिक समझिए, नॉट ड्यू, ड्यू ही नहीं हुआ तो कैपिटल पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पर सर हमने तो इसको कैश में पे कर दिया, तो कैश में पे कर दिया तो इसका मतलब कैश या बैंक्स जहां से भी होता है, आपने कैश में से पे कर दिया तो कैश तो रिड्यूस हो गया, साथ ही साथ नया असेट्स भी तो क्रिएट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपका एक असेट्स इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ दूसरा असेट्स रिड्यूस हो जाएगा। लॉजिक वही कि हमने पे कर दिया, कैश गया, कैश को माइनस करो, बट ये खर्चा अभी ड्यू नहीं हुआ तो इसको कैपिटल में तो नहीं मान सकते। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? असेट्स होता है, तो हमें एक और असेट्स इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मीनिंग क्या हुआ कि इनकम अर्न कर ली, अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। हमने अर्न कर ली पर कैश में रिसीव्ड नहीं करी, तो ये हमारे लिए क्या होता है जी? हमारे लिए होता है करंट असेट्स। हमारे लिए क्या होता है? करंट असेट्स। ठीक है, अब करंट असेट्स होता है तो इसका लॉजिक क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा? देखो, इनकम हो गई, इनकम अर्न कर ली तो बुक्स में हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैपिटल आपकी अर्नड इनकम की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ आपने इसको रिसीव नहीं किया तो आपका एक दूसरा असेट्स क्रिएट हो जाएगा एक्रूड इनकम के नाम से। एक्रूड इनकम के नाम से आपकी कैपिटल और आपकी एक्रूड इनकम दोनों ही चीजें इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि आपका एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मीनिंग क्या हुआ बच्चों? समझाओ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस। हमने अर्न्ड नहीं करी पर हमने एडवांस रिसीव कर ली है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? करंट लायबिलिटीज। आपके लिए क्या होगी? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? अब आपके लिए करंट लायबिलिटीज होगी तो ध्यान से समझो। देखो, आपने कहा है कि आपने अर्न्ड नहीं करी पर आपने इसको रिसीव्ड कर लिया कैश में, तो इसका मतलब कैश तो बढ़ गया। कैश क्या हो गया? बढ़ गया। बट अभी आपने अर्न्ड नहीं करी तो कैपिटल में इसकी एंट्री नहीं आएगी और ये आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। तो आप लायबिलिटीज में इसको क्या कर दोगे? एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, और आप इसको प्लस कर दोगे। क्लियर? कंफर्म? तो आपने जो पिछले 4 पॉइंट्स है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यानी आपके खर्चे ड्यू हो गए बट आपने पे नहीं करे तो आपके लिए लायबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कैपिटल ड्यू होने की वजह से कैपिटल माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस, वो खर्चे जो ड्यू नहीं हुए थे आपने उसको पे कर दिया तो कैश माइनस, ड्यू नहीं हुए तो कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रीपेड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट्स होता है, आपने वहां पे प्लस करा। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है? अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इन कैश, तो अर्न्ड हो गई, कैपिटल में प्लस, रिसीव्ड नहीं हुई तो आपके लिए एक एसेट्स क्रिएट हो गया और आपने एसेट्स इंक्रीज कर दिया। एडवांस इनकम आपने पहले ही रिसीव कर ली, कैश प्लस, बट अभी आपकी अर्न्ड नहीं हुई तो कैपिटल में एंट्री नहीं होगी, आपके लिए लायबिलिटीज होती है। क्लियर? ये 22 ट्रांजैक्शन अगर आप कर लोगे, ध्यान से समझ लोगे, तो मेरा दावा है कि आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको सारे पॉइंट्स, उसके बेस पे क्वेश्चंस धीरे धीरे हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? अब देखो, जहां इतना पढ़ लिया वहां 2 मिनट का टॉपिक और पढ़ते हैं। 2 मिनट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी वर्ड्स है जो आपको तंग करेंगे। देखो, आपके पास 5 ट्रांजैक्शंस लिखे हैं,
इसमें ध्यान से कुछ समझना है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश। पहला पॉइंट क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर आपने गुड्स परचेज फॉर कैश किया है तो इसका मतलब ये कैश परचेज है। ये आपके लिए क्या है, कैश परचेज। तो आपके लिए स्टॉक प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है, कोई दिक्कत नहीं जी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, क्रेडिट परचेज है आपके लिए, तो आपका स्टॉक भी प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर भी प्लस हो जाएगा। अभी हमने सीखा। मेन ये वाला सेंटेंस पढ़ो। ये सेंटेंस क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें लिखवाई नहीं जा सकती, ये सारी चीजें समझनी है। जब किसी पार्टी का नाम दिया हो, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम या गुड्स सोल्ड टू राम, जब किसी पार्टी का नाम दिया हो और कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो इट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट परचेज मानेंगे हम इसको। जब किसी पार्टी का नाम दिया हो और कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बताया हो तो आप उसको क्रेडिट परचेज मानोगे, यानी आप स्टॉक को प्लस कर दोगे और साथ ही साथ अपने क्रेडिटर्स को प्लस कर दोगे। क्लियर। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। अब देखो यहां पे वर्ड आ गया, नाम दिया है बट साथ ही साथ आपको बता दिया कैश, तो आप इसको कैश परचेज मानोगे। और गुड्स परचेज्ड, अब सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज, ना कैश ना क्रेडिट। ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में लिखा होता कैश और क्रेडिट, बट यहां पे ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, सिर्फ गुड्स परचेज्ड, तो इट इज ट्रीटेड एज कैश परचेज। इसको हम क्या मानेंगे, कैश परचेज। क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आपको तंग कर सकते हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाऊं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही गुड सोल्ड, अब तो देखो गुड सोल्ड फॉर कैश है तो कैश सेल बता ही दिया। ठीक है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिट सेल, अफेक्ट हम समझ ही चुके। गुड सोल्ड टू राम, वही बात है, जब किसी पार्टी का नाम दिया हो, कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बताया हो तो इट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल। ठीक है, गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश तो कैश सेल, और गुड सोल्ड सिर्फ बताया गुड सोल्ड, कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ये आपकी कैश सेल होगी। ठीक है, क्या होगी, कैश सेल। यहां पे आके आपके कंसेप्ट खत्म। अब आप थोड़ा फ्री। अब आपका काम क्या है, सारे ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से समझो। हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या कि हर ट्रांजैक्शन चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस के एसेट्स का जो टोटल है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ट्रांजैक्शन या तो इक्वेशन के दोनों साइड अफेक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद द सेम अमाउंट, या एक ही साइड इंक्रीज और डिक्रीज होगा, बट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर, कंफर्म। देखो बहुत मेहनत से आपको समझाया है, बहुत मेहनत से आपके लिए सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो कम से कम आपका भी तो एक काम बनता है ना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो प्लीज लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।